अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वफाकी वज़ीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फ़वाद साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे लॉकडाउन से मुतालिक। बिल आखिर ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है कि इसमें बतदरीज मरहलावार नरमी की जाएगी, लेकिन सूबों से इसको लेकर अब मुशावरत जारी है। जिस तरह तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक 3 सूबों ने इसकी मुखालिफत की है, KPK ने इसकी हिमायत की, इस तरह और भी दीगर मामलात हैं जिस पर यह सिलसिला जारी है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद ये फाइनली कुछ हो सकेगा कि SOPs क्या हैं लॉकडाउन में नरमी के। इसके अलावा नेशनल असम्बली का सेशन जो है वो भी उसको भी फाइनलाइज कर लिया गया है। 11 तारीख को अब ये हो रहा है। कोरोना के हालात भी कुछ संगीन हैं, 23,000 के लोग मुतासर हो चुके हैं। निज़ामी साहब ये तो सारे हालात हैं, फवाद साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आपकी तरफ आते हैं। ये इन हालात में अभी तक जो हुकूमत जिस तरीके से चली है और फिर लॉकडाउन को लेकर नरमी का जो फैसला किया गया है, तो क्या ये समझ लिया जाए कि कर्व फ्लैटन हो रही है पाकिस्तान में? नहीं, फ्लैटन तो नहीं हो रही है, फ़िलहाल तो ऊपर ही जा रही है, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है। तो जब फ्लैटन होगी तो और क्या चाहिए, फ्लैटन होने के बाद नीचे जाएगी। अच्छा फवाद साहब, आप बताइए कि कल किस किस्म का सिलेक्टिव लॉकडाउन जो है उस पर नरमी आएगी? देखिए, जो लॉकडाउन के ऊपर पहली बात तो ये है कि ये मुश्किल फैसला है, ये एक आसान फैसला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हुकूमतें हैं उनका 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो ये है कि किस तरह से हम जो सेहत है लोगों की उसको हिफाजत कर सकें, और दूसरी तरफ ये है कि मईशत का पहिया भी चलता रहे, वो भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखिए कि पाकिस्तान में अभी हमने ये जो इंटरनेशनल हालात हुए, सिर्फ हमारी ये जो जब से शुरू हुआ है 54% हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है। अब ये जाहिर है कि हम इंसान ट्रेंड ही नहीं है एक इस तरह से अकेले रहने का, हम तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मुल्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लिहाजा ये मुश्किल फैसला है, इवॉल्विंग सिचुएशन में फैसला किया जाता है। और अभी तक अगर असेंबली अगर आप पाकिस्तान की देखें तो वो दीगर मुल्कों से बड़ी बेहतर रही है। 26 फरवरी को पाकिस्तान में ये पहला केस कोविड का जो है वो हमारे आए थे हमारे सामने। उस वक्त से लेकर अब तक जो सिचुएशन है वो फेयरली अंडर कंट्रोल है, और जो तमाम वो कह लीजिए कि जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि पाकिस्तान में ये हालात होंगे, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस रीजन में पूरी में वो हालात नहीं आए। जी देखें फवाद साहब, ये आपने जिक्र किया अदाद शुमार का, तो मेरे पास भी कुछ पड़े हुए हैं कि 26 फरवरी को से 26 मार्च तक मुल्क में 12 केसेस थे और 9 अमवात हुई थी। लेकिन अब अप्रैल के आखिर तक ये 385 तक पहुंच गई अमवात और 16,000 तजावर कर केस, और माह रवा में मज़ीद तेज़ हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कोई कॉज फॉर कंसर्न नहीं है कि ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये बढ़ता जा रहा है? कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि मई फर्स्ट वीक में 2500 के करीब जो है वो हमारी डेथ फिगर्स हो सकती हैं, और हमारा जो क्रिटिकल एक्चुअली जो ज़्यादा फिगर देखते हैं वो देखते हैं क्रिटिकल पेशेंट फिगर क्या है। तो क्रिटिकल पेशेंट फिगर पाकिस्तान की जो है वो मुकाबलतन जो प्रेडिक्शन थी उससे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कम है। और हमारा जिस तरह थाना के निज़ाम सेहत, लेकिन असल प्रॉब्लम तो इसमें यह है कि आपकी सेहत का निज़ाम जो है उस पर इतना बोझ आ जाए कि वो संभाल ना सके। तो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा जो हेल्थ का, वो अभी फेयरली केपेबल है इस को डील करने में। तो इसलिए जो प्रेडिक्शन जिस तरीके से एक जो चार्ट बनाया गया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो अभी सिचुएशन है इज मच बेटर देन प्रेडिक्शन। जी अच्छा, ये फवाद साहब, ये मीडिया में एग्जैजरेटेड है या वाकई ये सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान महाजर आई ये कोरोना वायरस पे वाकई अपने अरूज को पहुंच गई है, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके मिलने के भी तैयार नहीं होते चीफ मिनिस्टर को, इस किस्म की बातें भी आ रही हैं? या ये बाज़ मीडिया
क्या सा रही हैं, ऑपरेशन लेवल पे तावन जारी है? देखिए, जो असल फ्रैंकली जो फैसले होते हैं वो एनसीओसी के ऊपर फैसले होते हैं, जो सारे लोग यहाँ पे मिलके बैठते हैं, बात करते हैं। वहाँ पर तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो सिंध की जो मुशावरत है उससे जो है वो शामिल किया गया है। असद उमर साहब ने जो है वो कहा है कि उनके जो कंसर्न्स हैं उसके मुताबिक जो है वो हम किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से जो एनसीओसी में उन्होंने जो वफाक का ताउन है उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया है सिंध में। लेकिन ये जो ज़्यादातर फ्रेंकली जो आते हैं वो बयानात वो लोकल पॉलिटिक्स के तनाजुर में आते हैं, वो पीटीआई के वज़रा हों या के पीपल्स पार्टी के वज़रा, उसकी जी जो तरह की सब्सटेंटिव डिसीजन मेकिंग पे तो बहुत बड़ा उनका असर है। अच्छा फवाद साहब, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सीएम सिंध के दरमियान किसी किस्म की कोई आप कह लें कि वो एक पेज पे हैं, इत्तफाक है, उनकी कोऑर्डिनेशन ठीक है, फुकदान नहीं है कोऑर्डिनेशन का, बाकी जो है वो मामूल की सियासत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो वफाक में और सूबे में जो सब्सटेंटिव डिसीजन मेकिंग है उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो है वो ज़ाहिर है पोलिटिकल पार्टी का मलाइदा रहता है, हमारे अपने इशूज़ हैं, उनके अपने इशूज़ हैं, वो तो चलते रहते हैं। जी निज़ामी साहब। अच्छा, ये गवर्नर पंजाब सरवर ने कल कहा था कि कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने जनरल बात कही थी, और वाकई ठीक है। तो अगरचे आप तो नहीं, लेकिन बाज़ आपके हुकूमती वज़रा और सिंध हुकूमत के बाज़ रहनुमा, किसी हद तक PMLN भी, लेकिन कम, ये जो कोरोना पे जो मुखालफाना बयानबाजी होती है, क्या ये नहीं हो सकता कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ के फैसला करें कि इस मसले पे हमने, बाकी आप एंटी डेवलपमेंट है जिस पे बात करते रहें, इस मसले पे जो ये मुखालफाना बयानबाजी होती है इससे अवाम में कन्फ्यूजन फैलता है और बदली भी बढ़ती है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि इसमें कोई गलत नहीं है। मुझे ये है कि देखिए हम एक डेमोक्रेसी है, हम किसी एक डिक्टेटरशिप का या वन पार्टी सिस्टम में तो हम नहीं है ना, जहाँ पे फैसले हों और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। इससे तो फिर बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा चेक एंड बैलेंस का। अपोजिशन का या जो आपस की पार्टीज हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखें, और जब ये क्रिटिसिज्म होता है या दूसरी ओपिनियंस आती हैं तो उससे डिबेट खुलती है। और मेरा ये ख्याल है इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, और अभी जो बहरान है उसमें तो साबित हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह क्यों इम्पोर्टेंट है, हाउ इट कैन सेव पब्लिक हेल्थ एंड हाउ इट कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी जो होती है सोसाइटीज में, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे जो एक इंसिस्टेंस है हमारे, मेरा ये ख्याल है जो सेक्शन ऑफ मीडिया में कि नहीं एक ही होना चाहिए, और कुछ जो है वो रिमार्क्स और भी आते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल उसकी वो होना चाहिए। डाइवर्सिटी को एक्चुअली हमें इंकरेज करना चाहिए। इतनी फिक्रमंदी वाली बात नहीं है, कोई फिक्र वाली बात। जी जी। अच्छा, तो ये जो आपकी जो मिनिस्ट्री है ये बड़ा काम कर रही है। आपने को मास्क भी कहा कि एक्सपोर्ट किए जाएंगे। आज आप गए थे कॉमसेट, वहाँ भी आपने बड़ी हौसला अफजा बातें बताई कि मास्क भी एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ किट्स भी एक्सपोर्ट करेंगे, वेंटिलेटर भी आपने बना लिए हैं। तो ये तो जो कैपेसिटी है, ये जब भी कोरोना वायरस का वबा ख़त्म हुई तो शायद मास्क तो नहीं पता, लेकिन बाकी चीज़ों की तो हमारे अस्पतालों में वैसे ही बड़ी शॉर्टेज है। तो ये बताइए कि ये बाज़ चीन के जो वेंटिलेटर आए हैं वो शायद भारत ने तो रिजेक्ट कर दिए कि उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या अमेरिका ने किए, मैं श्योर नहीं उस वक्त। हमारे जो वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं ये क्वालिटी में पूरे उतरते हैं क्या? लेकिन ये हमारे जो वेंटिलेटर्स जो आखिरी डिज़ाइन जो इस वक्त 7 डिज़ाइन जिनको हम लाइसेंसिंग फेज में हैं, ये सारे के सारे हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो बना रहे हैं। अगरचे यूके ने और कई सिचुएशन में अमेरिका ने भी अपने जो स्टैंडर्ड है उनको रिलैक्स कर दिया और कम क्वालिटी को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन हमने जो डिज़ाइन फाइनलाइज किए हैं वो हमने एग्जैक्ट यूरोपियन जो क्वालिटी है उसके ऊपर हमने बनाए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो शुरू देखिए 26 फरवरी को जब पहला केस आया था उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं बना रहे थे, लेकिन 2 महीनों के अंदर अब हम सारा जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं
चाहे वो हैंड सैनिटाइजर से लेकर के जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो जी। डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो सारे हमको ठीक है फवाद साहब यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे कि ये सब कुछ जो आप श्री बना रही है ये कमर्शियल बुनियादों में या आम लोगों के लिए कब ये अवेलेबल होगा। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फवाद साहब, ब्रेक से पहले आपसे ये जानना चाह रहे थे, निज़ामी साहब ने भी आपसे पूछा था, जो कुछ आप बना रहे हैं इसकी मैस प्रोडक्शन कह लें या इसकी कमर्शियल बुनियादों पे जो तरसील है या इसको मुमकिन कब तक बनाया जाएगा, और जो अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अप्रूव करना है वो कितना टाइम लेंगी इस सारे मामले को अप्रूव करने में? देखिए, इसके ना 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है डिसइंफेक्टेंट्स का, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स हैं या वो चीज़ें, वो तो सारी मैस प्रोडक्शन में पहले ही जा चुकी हैं और अब हमारे जो हम अब इंपोर्ट नहीं कर रहे। कल आपने देखा है काबीना ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है, तो अब हम सैनिटाइजर्स वगैरह तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा है पीपी किट्स का, उसमें भी जो हमारा कॉटन का किट्स है वो तो अभी 1 मिलियन मास्क जो हैं वो तो फैसलाबाद की फैक्ट्री को अभी फ्रांस से ऑर्डर मिला है और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम जो पीपी किट्स जो हैं जो हमारे जो डॉक्टर्स पहनते हैं, ये सारा इसकी भी हम एक्सपोर्ट भी अलाउ कर देंगे। ये सारी तो अब मैस प्रोडक्शन में ऑलरेडी है। 2 चीज़ें एक्चुअली, एक चीज़ ही अभी सिर्फ 2 चीज़ें इक्विपमेंट अभी मैस प्रोडक्शन में नहीं है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजनेटर। ये जो 2 हमारे हैं ये एक लाइसेंसिंग फेज में, उनकी आखिरी लाइसेंसिंग फेज में हम चल रहे हैं। कल से वो उनका जो मैकेनिकल ट्रायल्स हैं वो शुरू है, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 3 महीने में हम अपने वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटर्स जो है यहाँ पे मास प्रोडक्शन में हम शुरू करें। जी निज़ामी साहब। अच्छा फवाद साहब, ये कुछ सियासी मामलात की तरफ आए। ये शहबाज शरीफ साहब की वापसी जो है, कोई चाय की प्याली में तूफ़ान है या वाकई को बहुत बड़ा वाक़या है, और जिस तरह के पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं बकौल शेख रशीद के। दूसरे, आज इनकी PMLN की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि हम सरतोड़ 18वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे। तो क्या 18वीं तरमीम इस वक्त कोई इतना बड़ा मसला है जिस तरह के पेश किया जा रहा है? इस वक्त तो मेरे ख्याल से कोरोना ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे अपोजिशन की भी तवज्जो होनी चाहिए और हुकूमत की भी। देखिए निज़ामी साहब, मुस्लिम लीग नून जो है ना, फिलहाल उनकी सियासत तो उतनी की रह गई है जिस तरह वो छोटा बच्चा तालाब के बाहर बैठ के पत्थर फेंकता है और खुश होता है। बस उनकी पॉलिटिक्स में इस वक्त हिस्सा जो है वो इतना ही है, इसीलिए वो रोजाना कोई ना कोई अपना बहाना इवेंट उनको बनाना पड़ता है कि हम अब क्या बात करें, क्या करें। फिलहाल तो उनके पास कोई ऐसी फ्रेंकली कोई पॉलिटिकल थीम नहीं है जिसको वो बेच सके। इस वक्त जो प्रॉब्लम उनका है वो ये है कि देखिए, शहबाज शरीफ कैंप में और मरियम नवाज कैंप में एक लड़ाई है कि अगली लीडरशिप किसने होनी है। PMLN की इस वक्त अगर आप तजिया करना चाहें तो उनकी जो एक बाहर की पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी जो अंदर की पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट है। वो हमने और आपने बहैसियत एक तजियाकार देखना है कि वो किस तरफ जाती है। वो जब उनकी सेटल होगी उसके बाद फिर कोई नेशनल पॉलिटिक्स में उनका वो अपना थीम उनका सामने आएगा। अभी तो थीम ही नहीं है। इसी तरह से जो, इसीलिए वो 18वीं तरमीम में अगर आप कहें तो देखें किसको क्या झगड़ा है। क्या PTI डेवोल्यूशन के खिलाफ है? आंसर इज नो। PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, हमारा इत्तेफाक राय है कि जो डेवोल्यूशन हुई है सेंटर से प्रोविंसेस में वो बिल्कुल सही हुई। जो बातें जो उसके ऊपर भी इत्तेफाक है कि जो लूप होल्स रह गए हैं उनके ऊपर हमें बैठ के बात करनी चाहिए, और ना सिर्फ 18वीं तरमीम पे, 19वीं 20वीं तरमीम पे भी बात करनी चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, जजेस के एहतसाब का मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ये चीजें जिसके ऊपर बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी है। जी निज़ामी साहब। हाँ, सही है आपकी बात। ये आपने जो PMLN की जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की कि कोई इशू ही नहीं है, एक और इशू जो बड़ा दिलचस्प है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक इंटरव्यू में कि हमने मियां नवाज शरीफ से कहा कि अब हमारी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, तो
मरियम और हमज़ा को आगे ले आया जाए। तो ये बिल्कुल इस तरह ये सियासी जमात लगती है जैसे ये कोई बल्कि ये शिबली फराज साहब ने भी कहा है यही बात कि जिस तरह को मुगलिया ख़ानदान हो और वो उन्होंने आगे अपनी विरासत जो है वो अगली वलीयतों को शिफ्ट कर दी है। ये पार्टी में जमहूरी अंदाज से तो बिल्कुल कोई फैसले होते नहीं, फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। कोई भी पाकिस्तान में अभी फ्रैंकली पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ और PMLN और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही फैमिली पार्टीज हैं। और मैं PTI की समझता हूँ कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स, जो इमरान खान से जो हमने जो बात सुनी है, जो वो जो चाहते थे वैसे स्ट्रक्चर्स हम भी नहीं बना सके। और एक्चुअली तो पाकिस्तान में या डेमोक्रेसी की कामयाबी तो यही होगी कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, BJP इमर्ज हुई वहाँ पे हिंदुस्तान में। अब उनकी पॉलिटिक्स या उस टीम से तो जाहिर है हमारा बड़ा इख्तलाफ है और वो बिल्कुल एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ग्रो किया अपने आप को, और अब आप देखिए कि वहाँ वाजपेयी साहब के बाद नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी के बाद भी क्लियर है लाइट कि अगली लीडरशिप जो है वहाँ पे कौन है और मेन प्लेयर कौन है और कौन है। पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल लीडर इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज की ना कोई हैसियत है ना औकात है, पॉलिटिकल लीडर के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये पाकिस्तान में अगर हमने जमहूरियत को लंबा चलाना है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज को हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमारी एक्चुअली जो थिंकिंग क्लास है, जो आप जैसे लोग हैं, मीडिया है, उसको एक थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। जी जी, अच्छा फवाद साहब, ये जो आपने बात की है, लेकिन फवाद साहब जी फवाद साहब मैं ज़रा एक सवाल कर लूँ उनसे कि ये अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि आपने ठीक कहा कि ज़ातियात के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी अगर आप PTI को देखें तो खान साहब के इर्द गिर्द ही सारी PTI सियासत, वोटिंग सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि खान साहब ने अपने कोई जो 2 बेटे हैं उनके, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो सियासत में आ रहे हैं या वो इंटरेस्टेड है या खान साहब लाने में उनको इंटरेस्टेड है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई अगर पार्टी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए तो PTI एक बहुत बड़ी जमात है जो कि वो कर सकती काम जो कि इस मुल्क में PMLN या PPP या इवन ANP ने नहीं किया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये अगर कोई पोटेंशियल है पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर चेंज करने का, तो वो PTI में ही है और इमरान खान में है। क्योंकि इमरान खान की जो एक सोच भी है और पॉलिटिक्स भी है कि वो एक इसको फैमिली इनकॉर्पोरेटेड नहीं बनाना चाहते, ना ही उन्होंने कभी इस तरह से सोचा है, और ना ही उनकी फैमिली में जाहिर है कोई और खास इंटरेस्ट भी नहीं शो हुआ अभी तक। तो इसलिए ये जो एक इनका है, एक PTI से ही कोई होप हो सकती है कि वो ही इस कल्चर को भी कुछ चेंज करे तो करे। पीपल्स पार्टी और PMLN में तो देखे ना, सारी लड़ाई ये है कि अगला हमने अब ट्रांजिशन जो है वो कैसे हमने मुकम्मल करना। उन्होंने उधर से जरदारी साहब ने बिलावल साहब को जो है वो आगे कर दिया, उनका नाम ही चेंज कर दिया, तो बिलावल जरदारी से बिलावल भुट्टो कर दिया, और इधर जो है वो अपना एक पूरा जो टीम है वो अब यही है कि चलाएंगे, हमला चलाएंगे। तो ये पार्टी का तो ये तो होपलेस है। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का फ्यूचर है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत ही समझिए कि उसमें कोई जान नहीं है, वो अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये फवाद साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब में ये पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो भी उस तरह नहीं हुए, आपकी तंजीम जो है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये जो दूसरी जमातों के तरीके थे, तौर तरीके, वो PTI भी किसी हद तक अपना रही है, और जो बुनियादी तौर पे PTI के अपने नज़रिए के ख़िलाफ़ है? एक्चुअली ना इक़्तिदार में आके तो फ्रैंकली टाइम नहीं मिलता, और एक आप एक होते हैं पूरे समझिए कि तूफान होता है जिसमें आप बह रहे होते हैं। ये गवर्नमेंट जो होती है मत हाथी की तरह होती है, ये बस चल रही होती है और उसमें पाँव के नीचे हर चीज़ जो है उसके पीछे घुसती जाती है। बट पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, जो व्यूज है प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो मैं जानता हूँ, वो बिल्कुल यही है कि इस पार्टी को एक मॉडर्न स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाना चाहिए। और एक्चुअली जब तक फॉर एग्जांपल अभी आप देखें ना कि आप अभी हम बात कर रहे थे कोविड की,
आपने कभी अपोजिशन का ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने कोई डॉक्टर्स को इकट्ठा किया, हेल्थ सेक्टर के लोग इकट्ठे हुए और अपोजिशन ने अपनी ऑल्टरनेटिव तजवीज दी कि नहीं ये नहीं, फवाद साहब हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब अब जब वापस आए तो जो उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए सारी कॉन्फ्रेंसेस की, उस पर उन्होंने लोगों को लिया और उनसे राय भी ली, और फिर उसके बाद उन्होंने एक वो पेपर वगैरह भी जारी किया था। तो ये तो सिलसिला वो अपने तो कुछ ना कुछ करते रहे। अच्छा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये हुआ मुझे नहीं पता चला, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। जी ठीक, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका। जी निज़ामी साहब। जी वाब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। खैरियत से। अच्छा ये बताइए कि ये जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें ज़ाहिर है कि वज़ीर आला भी शिरकत करेंगे। आपका ख्याल है कि ये जो सिंध और वफाक के दरमियान एक किस्म की लगता है कि एक पेज पे नहीं है, माजर आई है, और वो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लॉकडाउन पे, दूसरे मामलात पे, ये कुछ किसी ने ऐसे हद तक एक हम मजबूत पॉलिसी देख सकेंगे लॉकडाउन को खोलने, नरम करने या बरकरार रखने के बारे में? निज़ामी साहब, मैं समझता हूँ कि देखिए जमहूरियत के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो उसका हुस्न है, और अगर चारों सूबों के अंदर उनके वज़राए आला, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी चीज़ के ऊपर होता है तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छी चीज़ है कि विच शोज के मीनिंगफुल डायलॉग हो जी हाँ, ये तो अच्छी चीज़ है स्टेक होल्डर्स के दरमियान। ज़रूरत इस बात की है कि आखिर जो फैसला हो वो कंसेंसस ओरिएंटेड हो, फैसला वो हो जिसकी सब तायद कर पाएं। और जो लास्ट हमारी वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आला सिंध की जो मीटिंग हुई थी NCOC की, उसमें वज़ीर आला सिंध ने इसी बात पर जोर दिया था कि वज़ीर आज़म साहब, आप बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैसला करें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सूबा सिंध के अंदर हम आपके फैसलों को उन SOPs के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपने देखा कि हमने जिन जिन सेक्टर्स के अंदर वज़ीर आज़म ने ताकीद की थी उन सेक्टर्स को एग्जाम भी किया और SOPs के साथ उनको काम करने की इजाज़त दी। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा, अगर आप प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लेवल पे, NCOC लेवल पे, ये जो हमारे रेलिवेंट लोग हैं जो कि एक्चुअली कोरोना के हवाले से काम कर रहे हैं, अगर इनकी मीटिंग्स को कभी भी असेस करेंगे तो लेट मी अश्योर यू कि अच्छे माहौल में काम होता है और हमें एक दूसरे की तकालीफ का, परेशानी का भी अंदाजा है और एक दूसरे को मदद करने की भी कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग फेडरल गवर्नमेंट के जिनका मैं समझता हूँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जब वो टीवी पर आके बयानबाजी करते हैं तो मैं समझता हूँ माहौल खराब होता है और फिर उस बयानबाजी के जवाब में सिंध हुकूमत को अपना नैरेटिव देना पड़ता है या उसको रिफ्यूट करना पड़ता है। तो हम इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलकर काम करने की जरूरत है। हम इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ बनना है और फेडरल गवर्नमेंट को हमारी स्ट्रेंथ बनना है, और मिलकर काम करेंगे तो तभी हम चीजों को से डील कर पाएंगे। मुर्तज़ा, लेकिन इसमें एक चीज़ जो वाज़ेह जो आप कह रहे हैं कि क्या वजह है कि वज़ीर आज़म जिस लीडरशिप रोल का आप कहते हैं, वज़ीर आला सिंध भी कह रहे हैं उनको कि आप बताएं कि क्लियर लाइन क्या है, वो देने में क्यों नाकाम रहे लीडरशिप रोल के हवाले से? एक क्लियर एक SOP, एक लाइन कि लॉकडाउन है नहीं है, किस तरह हमने इसमें आगे चलना है, किस तरह टेस्टिंग होनी है, रोड मैप, गोल पोस्ट वगैरह। इसमें देखिए निज़ामी साहब, बेहतर तो इसमें बात फेडरल गवर्नमेंट खुद कर पाएगी या वज़ीर आज़म का कोई तर्जुमान इस हवाले से बात करता आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बात को मानते हैं कि लॉकडाउन का फायदा हुआ है, वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि लॉकडाउन करने से आपके नंबर्स अंडर कंट्रोल रहे हैं, और वो खुद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करने का फैसला किया। हमारा सिर्फ उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किया है कि सर हमने तो 13 मार्च को आपको कहा था लॉकडाउन करने का, आपने इसलिए हमारी बात नहीं सुनी, तो 23 मार्च को हमने खुद लॉकडाउन लगा दिया और हमारे बाद पंजाब ने, बलूचिस्तान ने, केपी ने, फेडरल गवर्नमेंट ने उस चीज को फॉलो किया। हम चाहते हैं बजाय इसके कि सिंध ये फैसला करे, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करेगी तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पाकिस्तान की आवाम को जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ आवाम को कन्विंस कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को अपने जो वज़रा हैं
जो उनके तर्जुमान है, जो इस तरह की आके इंतशार ओरिएंटेड बातचीत करते हैं, उनको जरा कंट्रोल करने की जरूरत है। उनको बताने की जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो हम सब मिलकर मुत्तहद अंदाज से हमें काम करने की जरूरत है। सिंध हुकूमत समझती है यही वो वाहिद सोल्यूशन है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हम इस वबा से इफेक्टिवली लड़ पाएंगे। सही है जी जी जी। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अभी वर्किंग रिलेशन की बात हो रही थी बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, विफाक और सिंध का वर्किंग रिलेशन कैसा है? और अगर ये ठीक है तो जो आप वज़रा की या हुकूमती तर्जुमानों की फ्राम बोथ साइड, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, ये जो बयानात हो रहे हैं, ये क्या फिर मामूल की सियासत का हिस्सा है? ज़ाहिर है सियासी जमातें, सियासत भी तो होनी है। वर्किंग रिलेशन कैसे हैं सिंध और विफाक के? देखिए, मैं आज सुबह हमारी एनसीओसी की मीटिंग थी, असद उमर साहब उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, वज़ीर आला सिंध बस मौजूद थे उसके अंदर। असद उमर साहब के साथ वज़ीर आला सिंध कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हैं। जो फेडरल हेल्थ एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के, उनसे हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा रेगुलरली इन टच रहती हैं। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब का कांस्टेंट कांटेक्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर काम करने की जरूरत है वहाँ पर बड़े अच्छे माहौल में काम हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली शहबाज गिल साहब अगर आके कोई बात करना चाहते हैं, या कोई और ऐसे गुजरा जिसका उस नेशनल कमांड कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं है, जब वो आएंगे सूबाई सिंध का रुख करेंगे, जब वो बयानबाजी करेंगे, तो नेचुरली सूबाई सिंध की हुकूमत उसका जवाब देगी। अगर गवर्नर सिंध ये स्टेटमेंट देंगे कि हमने जेपीएमसी में लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर रहे हैं, या एसआईयूटी अस्पताल में हम लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर रहे हैं, और उस ऐलान के कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी लेबोरेटरी स्टैब्लिश नहीं होती, और एक्चुअली सिंध हुकूमत वो लेबोरेटरी स्टैब्लिश करती है, तो सिंध हुकूमत उसकी तरदीद तो करेगी ना। तो मैं समझता हूँ जब कोई इस तरह का इल्जाम आता है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आती है। हम पहल नहीं कर रहे। और आज भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मौजूद नहीं है, खुदारा उनको बात नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। वो खाम में माहौल खराब करते हैं, वो खाम में इंप्रेशन ये देते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लड़ाई है। वो तो ठीक है जी आपकी बात के, अब शहबाज गुल ने भी तो रोटी कमानी ना, वो क्या करें और क्या करें, वो तो अपनी आई थिंक ही सिंगिंग फॉर सफ़र। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त ये बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है कि जी प्राइम मिनिस्टर अब मुस्तफ़ी हो जाएं, जो आप बता रहे हैं हालात इतने ख़राब तो नहीं है कि आपस में कोई डायलॉग ना हो रहा हो, तो फिर ये मुतालबा भी तो एक किस्म का बेवक्त की रागनी है। नहीं, देखिए आरिफ साहब, बात यह है कि कौम लीडरशिप की तरफ देखती है ना, कि लीडरशिप किस तरीके से मिसाल स्टैब्लिश कर रहा है। अगर वजीर आजम मुतजाद बयानियां देंगे तो नेचुरली उसके ऊपर पॉलिटिकल डिफरेंस तो हमारा है। हम समझते हैं कि एक ऐसे टाइम पर जब हम एक ऐसी वबा से लड़ रहे हैं, अगर वजीर आजम क्लैरिटी के साथ कौम को एंगेज नहीं करेगा, अगर वजीर आजम क्लैरिटी के साथ कौम को समझाएगा नहीं कि आपको क्या करने की जरूरत है, और इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग द सिचुएशन अगर मुतजाद बयानियां देगा, तो उसमें कौम कंफ्यूज होगी, और उस कंफ्यूजन का नेगेटिव असर हमें सूबाई सिंध में भी फेस करना पड़ेगा, पंजाब वालों को पंजाब में फेस करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस एतबार से चेयरमैन बिलावल बार बार कहते हैं कि वज़ीर आज़म को क्लैरिटी के साथ काम करने की जरूरत है, और वज़ीर आला सिंध हो या चेयरमैन पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ये ऑफर सेंट्रल गवर्नमेंट को की है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, हम आपके साथ इंगेज करने को तैयार हैं, आप हमारा हाथ थामें। अगर आप बयानबाजी करेंगे, देखें ना, वज़ीर आज़म ने उसने बयान दिया कि अशराफियों ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया। लॉकडाउन का फैसला जो है वो तो असद उमर साहब ने ऐलान किया था। अच्छा मुर्तज़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन, ये लॉकडाउन पे जो विभाग के फैसले हो रहे हैं, क्या सिंध हुकूमत मिनवान उसकी तायद करेगी या फिर आपके कुछ अपने SOPs होंगे? देखिए, हमने माजी में भी फेडरल गवर्नमेंट के सामने अपना मौक़िफ़ रखा और हमने कहा कि हम समझते हैं कि ये फैसला हमें करने की जरूरत है। हमारे फैसले से अगर फेडरल गवर्नमेंट ने इत्तफाक नहीं किया, बट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड नेशनल नैरेटिव, नेशनल हार्मनी के लिए सिंध हुकूमत ने उन फैसलों की तायद की। हम उनसे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन हमने नेशनल हार्मनी के लिए उन फैसलों की तायद की और SOPs के साथ उन फैसलों को इन्फोर्स कराने की अपने सूबे में कोशिश की। अभी भी जब कभी वफाक हमारे साथ इंगेज करता है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको देते हैं, लेकिन उनको आखिर में ये गुजारिश करते हैं कि जो फैसले आप करेंगे उस फैसले को हम अपने अंदाज से अमल दरामद कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर सियासी मामलात पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, आज PMLN ने भी सर जोड़े हैं और जो एक बहस चल रही है उसमें उन्होंने भी अपनी पोजीशन मेरा ख्याल वाज़े ही कर दी है कि जो 18वीं तरमीम है इन हालात में उसके साथ जो छेड़छाड़ है शायद PMLN को भी कबूल नहीं है। लेकिन कुछ रहनुमा उनके कहते हैं कि ये इंसान की बनाई हुई तरमीम है, इसमें जो तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जो वक्त का तकाजा है, उनको तो कंसिडर किया जा सकता है। जी, ये तो जैसे अभी फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, ये कोई नहीं कहता कि 18वीं तरमीम जो है वो सहीफ़ा या आसमानी है। अगर आइन में तरमीम हो सकती है तो 18वीं तरमीम में भी तरमीम हो सकती है। असल बात यह है कि इसमें नीयत क्या है। ये अपोजिशन का ख्याल है और भी मीडिया में बहुत लोगों का कि 18वीं तरमीम को में तरमीम करने की बेवक्त की रागनी, जबकि कोरोना वायरस है, ये हुकूमती बेंचों की तरफ से लगाई गई है। बाद वज़रा ने ये बहस शुरू की है और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया। तो सवाल ये है कि इस मौके पे 18वीं तरमीम क्या बहुत बड़ा मसला है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि जी ये कोरोना वायरस के जो मामलात में हैंडल हुए और ये भी 18वीं तरमीम का हिस्सा है। गोया कि अगर 18वीं तरमीम ना होती तो चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट लाइन ना लेते इस मामले में। तो ये एक इसकी वजह से लोगों में कुछ बदगुमानी है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के साथ साथ जो प्रोविंशियल ऑटोनमी या डेवोल्यूशन है उसको भी रोल बैक करने की कोशिश की जाएगी। आज इस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि जी हमने तो 18वीं तरमीम के तहत पंजाब में वॉलंटरली बहुत सारे जो अपना हिस्सा था वो सूबों को दे दिया, ये भी अपनी जगह पे। लेकिन ये दूसरा काउंटर नैरेटिव है, ये है जिसके बारे में ऑपोजिशन को चाहिए कि वो एजुकेट करे कि क्या ये 18वीं तरमीम ही सारे वो जो मदर ऑफ ऑल इवल्स है पाकिस्तान में, अगर डिफेंस बजट जो उसमें इजाफा नहीं हो पा रहा, अगर वफाक जो है वो 3 दफ़ा रेवेन्यूज़ के टारगेट मिस कर गया है, वो भी 18वीं तरमीम की वजह से है। 18वीं तरमीम अपना हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहलियों को 18वीं तरमीम पर डाल रही है, ये तो गलत बात है ना। इस बारे में एजुकेट करना चाहिए कि अपोजिशन को, और कि भाई ये कहाँ पे है कि 18वीं तरमीम को ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। 18वीं तरमीम है क्या, उसमें 100 से ज़्यादा तरमीमें आई हैं, वो क्या है? मसलन ये क्या कि ये 18वीं तरमीम से मुराद ये है कि आप जो गवर्नर रूल लगा सकें, उसको बड़ा गुंजलक बना दिया गया इस प्रोसेस को, तकरीबन नामुमकिन है। या आप चाहते हैं कि 18 ये आर्टिकल 58(2) भी जिसके तहत कई वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाए, उसको बहाल किया जाए। क्या आप कोई NFC अवार्ड में कोई तब्दीली चाहते हैं? जी। तो या ये सारे जो चीज़ें हैं इनकी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की जो वफाक है, ये कोई इकाई नहीं है, वफाक है। इसमें अगर तो वाकई सिर्फ मज़हब या इस्लाम के नाम पर सारा पाकिस्तान इकट्ठा होता तो ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग ना होता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप मसलन जो 4 सूबे हैं, पहले तो आपने 1 यूनिट किया था ना, इनकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं, इनके अपने अपने मसाइल हैं। गुरबत जो है उसमें सबके लिए कॉमन है बाय द वे। अच्छा निज़ामी साहब, लेकिन बस जगहों पे ज़्यादा है। जी निज़ामी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, तो इस ये वसाइल की निचली सतह तक फराहमी, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये मोटो भी था, ये नारा भी उन्होंने लगाया, और ये जो उनकी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके आइन में भी है डेवोल्यूशन का जो एस्पेक्ट है। तो इस मामले पे अगर ऐसी आवाज़ उठती है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का क्या रोल नहीं बनता कि वो अपनी सियासी जमात के आइन जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बहस को ही ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी जानिब से आ जाए कि ये बहस ही ख़त्म हो जाए? देखें, 18वीं तरमीम की स्पिरिट का भी तकाजा दिया है कि जो हुकूमत है ख़ुद अख्तियारी है, जिसको कहते हैं जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है, उसको बहाल किया जाए। यह जो स्पॉइल सिस्टम है जिसके तहत MNAs और MPs को फंड दिए जाते हैं, इस प्रैक्टिस को जो ज़ियाउल हक ने सिर्फ
कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान को एक पार्टी लेस सिस्टम में रिश्वत देने के लिए शुरू किया था। इसको अब बंद किया जाए। ये नालियाँ सड़कें बनाना ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान का काम नहीं है, इनका काम लेजिस्लेशन है। जब तक ये नहीं होता महज ये कह के जी 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दें और ये कर दें और वो कर दें, पाकिस्तान के जो जमहूरियत से हवाले से मसाइल हैं और जो सूबों के मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाएंगे। जी जी। अच्छा निज़ामी साहब, कौमी असम्बली का इजलास अब 11 मई को बुला लिया गया है और बाकायदा उसके लिए मखसूस जो SOPs हैं वो भी तय किए जा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन ने इस मामले को लेकर सर जोड़ा भी है, लेकिन इसी असना में ज़ाहिर है एक वबाई कैफियत है, पूरी दुनिया में ही है। अब जब पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा था और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि पार्लियामेंट को मुअत्तल करने हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर 2 रिक्वेजिशन भी उन्होंने दे दी। क्या इस मामले पे भी आप नहीं समझते एक बेवक्त की रागनी इस बार अपोजिशन की जानिब से बजाई गई और इस मामले पे भी एक अजीब सी सियासत हुई? नहीं, मैं नहीं समझता कि बेवक्त की रागनी है। मसलन वर्चुअल सेशन की मुखालफत ख़ुद PTI के लोगों ने की, स्पीकर जो ख़ुद कोरोना वायरस का शिकार है उन्होंने की, शाह मोहम्मद कुरैशी ने की, मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा ने की, एक और स्पीकर जो अयाज सादिक है उन्होंने की। अच्छा, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स का मिसाल दी जाती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो ईवान इतना छोड़ा है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन ही नहीं है। यानी जब इजलास होता है, आप कभी देखिए TV पे, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का बाकायदा चैनल है बरतानिया में, जी कि अक्सर MNA जो उनके मेंबर हैं वो खड़े हुए होते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं होती। तो यहाँ पे तो ये बड़ा हॉल है, उसमें सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है। अब ये खुसूसी परवाइज चला के फिर जो SOPs तय हुई हैं उसमें कि कोरम नहीं पॉइंट आउट किया जाएगा, तहरीक अल्तवा नहीं आएगी, सवालों का वक्फा नहीं आएगा, 7-8 दिनों के लिए इजलास है। इसमें एक और मसला है कि जो कौमी असम्बली के इजलास के कुछ दिन मुतय्यन है, कम से कम जो एक पार्लियामेंट्री साल में मुकम्मल होने चाहिए, इसलिए भी इजलास बुलाना ज़रूरी है। दूसरे, अगर कोरोना वायरस पे बात होगी तो इसमें कुछ बातें ज़रूर अच्छी निकलेंगी, कोई इत्तफाक़ राय होगा, कुछ माजराई भी होगा, लेकिन सबसे बढ़ के अगर वफाकी वज़रा बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर इस इजलास में नहीं आते तो फिर माफ़ कीजिएगा, इससे इसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब आएंगे? निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में? कौन? शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन लीडर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हाँ, बिल्कुल मेरा ख्याल है आना चाहिए उनको। वो नाजुक अंदाज है, मास्क पहन के आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। निज़ामी साहब, ये जब आप उनको नाजुक अंदाम कहते हैं ना, तो ये बस एक बरजस्ता मुस्कुराहट सी आ जाती है बहुत से लोगों के चेहरों पे। खैर, अच्छा, आज जो उनकी अपनी जमात का खैर इजलास हुआ है उससे मुतालिक तो हमने बात की है। उनके कुछ पुराने दोस्तों की बात करते हैं। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को लेकर अदालत से रुजू कर लिया है और मौक़िफ़ उनका ये है कि 19 साल पहले ये इंक्वायरी शुरू हुई थी हमारे ख़िलाफ़, फिर ये बंद भी हो गई, अब दोबारा खोल दी गई है इंक्वायरी और ये इख्तियारात से तजावुज़ है। अब क्या ये सिर्फ महज अपनी प्रोटेक्शन के लिए चौधरी बरादरान जा रहे हैं या फिर ये रफ़ीक होने के, हलीफ होने का फ़ायदा उठाते हुए कोई नया पैगाम इमरान खान साहब को दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत को दे रहे हैं? देखें, उन्होंने ये कहा कि 19 साल पहले हमें सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।